गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में मार्केट के बारे में लिख चुके थे। मार्केट के प्रकार कंप्लीट हो गया था। एकाधिकार, अल्पाधिकार और प्रतिस्पर्धी बाजार। चलिए, इसी में बाजार जब आपने कंप्लीट किया है, उसी के बाद में एक अर्थशास्त्री हुए हैं, इनका नाम है जे.बी. से। विजिबल नहीं है ठीक से? इनका एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है कि ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो किस अर्थशास्त्री का है। इसको नोट कर लीजिएगा, बाजार के बारे में ही है। जे.बी. से, इनके बारे में एक कथन है, इसको नोट कीजिएगा। आपूर्ति अपनी मांग का सृजन, आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। ठीक, ये कथन किसका है? जे.बी. से। इसको जनरली कहा जाता है से का बाजार नियम। कभी एग्जाम में पूछे कि से का बाजार नियम क्या है? से का बाजार नियम, इसका क्या कथन है यहां पे? आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट को कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या? जैसे मार्केट में हमेशा डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है, कोई चीज का डिमांड होगा, उसकी सप्लाई होती रहती है। पर यहां पर जे.बी. से इसका ठीक उल्टा कह रहा है। यहां पे ये बता रहा है कि अगर किसी चीज की सप्लाई हो रही है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इसका कुछ एग्जाम्पल बता पाएंगे? आपके रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप कुछ ऐसा चीज यूज करते हो जिसकी पहले नीड नहीं थी, सप्लाई होते गई, पर धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ने लग गई। एसी, कूलर, फ्रिज, ठीक है। और मोबाइल, हाँ ठीक। और गाड़ियां, मतलब ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो तकनीकी डेवलपमेंट की वजह से जिनकी नीड धीरे धीरे बढ़ती भी गई। मतलब गाड़ियों की नीड क्यों होती गई? आवागमन को एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, जिसको काफ़ी तेज ट्रांसपोर्टेशन को कोई मीडियम चाहिए, इसलिए गाड़ियों की आवश्यकता बढ़ती गई। मोबाइल या आपके टेलीफोन्स की आवश्यकता क्यों बढ़ती गई? कम्युनिकेशन को और बेटर बनाने के लिए। कोई ऐसी चीज़ है जिसका नीड हालांकि नहीं था किसी विशेष परिदृश्य में, किसी विशेष देश में, पर उसकी नीड बढ़ती चली गई, मतलब डिमांड बढ़ती चली गई। हम लोग जनरली जीन्स यूज करते हैं। क्या ये भारत का कोई ट्रेडिशनल वियर था? मतलब भारत में ट्रेडिशनली इसको यूज करते थे क्या? नहीं। यहाँ पे कॉटन के या तो पैंट यूज होते थे, या तो पुराने टाइम में धोती, लुंगी, इस टाइप की चीजें यूज होती थी। जीन्स क्या था? मतलब जब ब्रिटेन में या फिर यूरोपीय देशों में आपका औद्योगिक विकास होता गया, वहां पे यहां से जो कच्चा माल है इसको ले जा करके वहां पे उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग करके, और बहुत बड़े अमाउंट में यहां पर जब डंप किया जाने लगा औद्योगिक विकास की वजह से, यूरोपीय देशों में जब औद्योगिक विकास होते चले गए, तो यहाँ के जो कॉटन थे उसको ले जा करके वहां पर प्रोसेस करके वहां पर जो सूती वस्त्र है, और धीरे धीरे वहां पर जो जीन्स वगैरह है, मतलब पिछले कुछ 30-40 वर्षों में ये जो जीन्स था इसको डेवलप करके, इसको मैन्युफैक्चरिंग करके ऐसे देशों में जहां पर इसकी नीड नहीं थी वहां पर भी इसको डंप करते चले गए। इसका मूल्य काफी सस्ता होता था और ये बहुत टिकाऊ होते थे, आसानी से ये कटते फटते नहीं थे। इसकी वजह से क्या है, जहां पर भी लेबर वर्क होता था वहां पर ये जीन्स को दे दिया जाता था, ताकि वहां पर जो लेबर काम कर रहे हैं उनको बार बार कपड़े ना फटे और बार बार उनको कपड़े चेंज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक टिकाऊ होते थे। इस वजह से ये देखा गया कि जीन्स जो था वो ऐसे जगहों पर ला दिया गया जहां पे उनकी नीड नहीं थी,
ठीक, अब धीरे धीरे क्या है कि आम फैशन में भी ये ट्रेडिशन में आता चला गया, और जहां जहां पे नीड नहीं थी, जैसे कि भारतीय देशों में भी इसकी नीड नहीं थी, मतलब भारत का क्लाइमेट ऐसा है जहां पे हल्के फुल्के कपड़ों की जरूरत होती है, ये टाइट और मोटे कपड़े होते हैं, सर्द देशों में ज्यादा बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से इसको यूज किया जाना चाहिए। पर क्या भारत में अब इसका यूज होता है? ठीक है, बहुत आयत में होता है। ठीक, तो ये एक ऐसी चीज थी जो कि फोर्सफुली यहां पर डंप कर दिया गया और धीरे धीरे इसका डिमांड क्रिएट होता चला गया। यही चीज बताता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बाजार में अगर डंप कर दी जाए, सप्लाई कर दी जाए, तो धीरे धीरे उसका डिमांड क्रिएट हो जाता है। जैसे कि चाइनीज फास्ट फूड हो गया, ठीक, यहां पे हम मार्केट में सप्लाई होता चला गया, धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी सप्लाई होने की वजह से उसकी डिमांड हो गई है। ठीक, हाँ हाँ, फैशन के लिए पहनते हैं, सही बात है। ठीक, तो ये था से का बाजार नियम। ठीक, इसके बाद में कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स हैं बाजार के बारे में ही, इसको नोट कर लीजिएगा। बाजार में जैसे कि हमने एकाधिकार के बारे में पढ़ा, और एकाधिकार के बारे में ही जैसे कि 1950s के बाद से ये देखा गया कि भारत में जो इंडस्ट्रीज थे उनको सरकार के द्वारा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। इसी से संबंधित कुछ एक्ट आए थे। एक्ट समझ में आ रहा है? एक्ट किस चीज के बारे में है? पहले कोई चीज बिल रहा होगा जो कि बाद में संसद से पास होकर के एक्ट बन गया था। ठीक, इसी में ही एक शब्द आप नोट कर लीजिएगा, एक स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में इसी बाजार वाले टॉपिक के अंदर ये नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 1969 में MRTP एक्ट, इसको ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा। MRTP का फुल फॉर्म मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। एग्जाम में सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है कि MRTP एक्ट भारत में कब लाया गया? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। हिंदी वाले इसको चाहे तो नोट कर लीजिएगा, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम। ठीक, ये MRTP एक्ट क्या था इसके बारे में सुन लीजिएगा। यहां पे जैसे कि मैंने कल लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बहुत सारी जो टेलीकॉम कंपनीज है वो धीरे धीरे अब उनका विलय हो गया या तो समाप्त होती चली गई, और लास्ट में कुछ ही कंपनियां हैं जो कि बची हुई हैं। मान लो उसमें से भी बाकी कंपनियां समाप्त हो जाए और केवल जियो शेष रह जाए। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? जियो का एकाधिकार हो जाएगा या मोनोपोली हो जाएगी। इसी चीज को 1950 से लेकर के 1969 तक देखा गया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, ऐसे बड़े प्रतिद्वंदी थे जिन्होंने अपने किसी भी कॉम्पिटिटर को मार्केट में टिकने नहीं दिया है, और उन्होंने या तो प्राइस में मैनिपुलेशन करके प्राइस बहुत कम करके, या फिर उनको अपने में मर्ज करके क्या किया है, बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को टिकने नहीं दिया और केवल अपने आप में एक स्वामित्व स्थापित कर लिया था पूरे बाजार में। अब उनकी क्या हो गई थी? मोनोपोली हो गई थी। ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए, भाई मोनोपोली जब हो जाती है, एकाधिकार हो जाता है, तो मार्केट में प्राइस और सप्लाई ये दोनों उस कंपनी, उस इंडस्ट्री के हाथ में आ जाती है। वो चाहे तो सप्लाई कम करके रेट बढ़ा ले या रेट बढ़ा करके फिर सप्लाई बढ़ा ले, दोनों ही कंडीशन में वो अपना लाभ बढ़ाना चाहेगा। ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ये एक्ट लेकर के आए। ठीक है, ये जो MRTP एक्ट था, सरकार जो है वो इन बिजनेसेस को कंट्रोल करने के लिए लेकर के आया था MRTP एक्ट, यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसमें यह कहा गया, इसमें यह बताया गया कि कोई भी कंपनी एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा पाएगी, कोई भी कंपनी एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएगी। उस टाइम पे 1950 से लेकर के 1991 तक जो भारत का इकोनॉमिक मॉडल था उसको हम कहते हैं LPQ मॉडल।
इसको नोट मत करना, मैं आगे इसको नोट करवाऊंगा। LPQ मॉडल का मतलब ये था, L से यहां पे मतलब था लाइसेंस। हर चीज के लिए, हर एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है परमिट, आपको प्रोडक्शन के लिए हर जगह पे परमिट लेना पड़ेगा। और उसके बाद में है कोटा, लाइसेंस परमिट कोटा मॉडल कहा जाता था। इसका मतलब है कि कोई भी जो बिजनेसमैन है वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश नहीं कर सकता था। उनको बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे, 50 तरीके के लाइसेंस लेने पड़ते थे, हर एक विभाग से परमिट लेना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद भी वो कितना उत्पादन करेंगे ये सरकार तय करती थी, मतलब एक कोटा फिक्स होता था। ठीक है, कोई भी अगर बिजनेस स्टैब्लिश है, फैक्ट्री स्टैब्लिश है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अंधाधुंध उत्पादन कर ले, उनके लिए एक कोटा फिक्स होता था। मान लो कोई शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, उनको बता दिया गया कि आप महीने में केवल 1000 शर्ट ही बना पाएंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता था कि जो उद्योगपति है वो हताश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लेबर कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट तो उतनी है, पर वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे इन सभी झंझटों की वजह से। ठीक, तो ये जो मॉडल था 1950 से लेकर के 1991 तक भारत का मॉडल इसी तरीके का था। ठीक, इस वजह से यहां पे ये देखा गया कि बहुत सारी कंपनीज जो कि इस मॉडल के तहत काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज तो यहां पे इमर्ज नहीं हो पाती थी, उत्पन्न नहीं हो पाती थी, या फिर सर्वाइव नहीं कर पाती थी। जो बचे कुचे कंपनीज हैं वो क्या करती थी, मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश करती थी। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए 1969 में ये एक्ट लेकर के आए। ठीक है, ये एक्ट क्यों लाया गया ये समझ में आ गया। एक प्रश्न सिंपल सा और सादा सा ये पूछा जाता है कि भारत में MRTP एक्ट किस वर्ष लाया गया, कब लाया गया था? 1969 में। बस इतना सा यहां पे प्रश्न याद रखेंगे। इसके बाद में भारत में 1991 के बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आप एक शब्द पढ़ते हैं LPG रिफॉर्म्स के बारे में, है ना। LPG रिफॉर्म्स, यहां पे LPG क्या क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक, यहां पे ये बताया गया कि अब जो है वो मार्केट जो है वो अपने डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर सकती है। कोई भी इंडस्ट्री पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कितना उत्पादन करेगा या नहीं करेगा। उसको बहुत मतलब लाइसेंस लेने की जो लिमिट है उसको सीमित कर दिया गया, अलग अलग जगहों से परमिट लेने का जो झंझट था उसको कम कर दिया गया। तो यहां से क्या किया गया, LPG रिफॉर्म्स के तहत ये किया गया 1991 के बाद में कि जितने बिजनेस थे उनको इंसेंटिवाइज किया गया ग्रो करने के लिए। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्री थे उनको इंसेंटिवाइज किया गया ग्रो करने के लिए। ये था हमारा LPG रिफॉर्म, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। पर यहां पे 1969 के बाद में या 1969 का जो MRTP एक्ट था वो अब यहां पर इस LPG रिफॉर्म्स की वजह से 1991 के बाद में इसका जो रेलेवेंस था, इसकी जो उपयोगिता थी वो समाप्त होने लगी। इसी वजह से एक समय के बाद में MRTP एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इसके बारे में एक दो पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। वर्ष 2002 में MRTP एक्ट के स्थान पर वर्ष 2002 में MRTP एक्ट के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम कॉम्पिटिशन एक्ट, प्रतिस्पर्धा अधिनियम कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया। इस एक्ट में 2002 में एक्ट लाया गया और इसी एक्ट में सन 2007 में संशोधन भी किया गया। वर्ष 2002 में एक्ट लाया गया और इसी एक्ट में वर्ष 2007 में संशोधन भी किया गया, जिसके तहत भारत में
निम्न संस्थाएं स्थापित की गई। इस 2007 के संशोधन के द्वारा भारत में निम्नलिखित 2 संस्थाएं स्थापित की गई। इस संशोधन के तहत भारत में 2 संस्थाएं स्थापित की गई। पहला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। पहला है 2007 के बाद में जो जो संस्थाएं स्थापित की गई, इसमें सबसे पहला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। नेक्स्ट है सेकंड, प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण। प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण। कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट को या एमआरटीपी के जो प्रोविजंस थे उनको बाईपास करने के लिए सन 2002 में एक एक्ट लाया गया और उसी एक्ट में 2007 में संशोधन किए गए। इसके तहत ये दोनों संस्थाएं स्थापित की गई थी। ठीक, इनका मेन मोटिव क्या है? इनका मोटिव यह है कि भारत में कंपटीशन को तो प्रमोट करना है, पर जो इररिलेवेंट टाइप के कंपटीशन है, मतलब किसी दूसरे कंपनी को समाप्त करने के लिए जो कंपटीशन है, जैसे कि वर्तमान में जियो जिस टाइप की स्ट्रेटेजी अपना रहा है, इस टाइप के कंपटीशन को अवॉइड करना या फिर उनको रेस्ट्रिक्ट करना, ये जो काम है वो अब इस अपीलेट अथॉरिटी का हो गया है, या फिर आपके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ये सारे काम सौंप दिए गए हैं। ठीक है, तो एमआरटीपी एक्ट के स्थान पर वर्तमान में कौन सा संस्था काम कर रहा है? एमआरटीपी के स्थान पर कौन सा संस्था काम कर रहा है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक, ये था बाजार और बाजार को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स। भारत में एलपीजी सुधार। एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया या भारत में एलपीजी सुधार। हाँ, अभी बस हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में एलपीजी सुधार। ठीक, भारत में एलपीजी सुधार या एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में आज़ादी के बाद से ही भारत की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी वीक थी। अंग्रेज जिस कंडीशन में छोड़ के गए थे वो काफ़ी वीक कंडीशन थी, और वहाँ से अब सर्वाइवल का एक क्वेश्चन हो गया था कि भारत जो है वो किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेगा। ठीक, तो यहाँ पे वैसे प्लान्ड इकोनॉमी को हमने अपनाया था। प्लानिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, 5 ईयर्स प्लान के बारे में पढ़ेंगे। और ये प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया था? रशिया से लिया गया था। ठीक, तो यहां पे जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था, इसमें 1950 से लेकर के 1991 तक जो मॉडल अपनाया गया था, मैंने अभी बताया था, किस नाम से जानते थे इसको? LPQ, लाइसेंस परमिट कोटा मॉडल। और उसके बाद में 1991 से अभी तक जो लागू है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? LPG मॉडल के नाम से। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, दोनों में क्या क्या कमियां थी, और मतलब LPQ मॉडल में क्या क्या कमियां थी, ये मैंने डिस्कस किया था। LPG मॉडल में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
फुल फॉर्म चाहे तो नोट कर लेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक, अब इसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं इसको बस नोट करते चलिएगा, कहीं पे समझाने की जरूरत पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़े वहां पे आप बता दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है एलपीजी सुधार की घोषणा। एलपीजी सुधार की घोषणा 24 जुलाई 1991। एलपीजी सुधार की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई। एलपीजी रिफॉर्म को या एलपीजी सुधार को कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। एलपीजी सुधार को कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे नवीन आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नवीन आर्थिक सुधार। सेकंड है आईएमएफ सुधार, आईएमएफ रिफॉर्म्स। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिफॉर्म्स या सुधार, आईएमएफ सुधार। नेक्स्ट, इसको राव मनमोहन सुधार भी कहा जाता है। इसे राव मनमोहन सुधार भी कहा जाता है। हाँ मैम, हाँ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसी को ही 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म हुए हैं, आपने एक लाइन नोट किया ना, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम है? इसे आईएमएफ सुधार भी कहते हैं, इसी को ही राव मनमोहन सुधार भी कहते हैं, इसी को ही नवीन आर्थिक सुधार भी कहते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स के ही अलग अलग नाम हैं। नवीन आर्थिक सुधार, आईएमएफ रिफॉर्म, राव मनमोहन सुधार, ये सभी किसके लिए यूज किए जाते हैं? एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, अब क्यों यूज किए जाते हैं इसको एक एक करके समझिएगा। सबसे पहला जो नाम है नवीन आर्थिक सुधार, ये क्यों यूज किया गया? 1950 से लेकर के 1991 तक जो हमारा पॉलिसी था, इसको हम मान के चल रहे हैं कि हम ओल्ड ट्रेडिशंस या ओल्ड पॉलिसीज को लेकर के चल रहे हैं। यहां पे क्योंकि एकदम नई पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? नवीन आर्थिक सुधार, मतलब नए आर्थिक सुधार। जो सेकंड नाम है आईएमएफ सुधार, ये क्यों यूज किया गया? इसके पीछे की स्टोरी आपको पता है। आईएमएफ सुधार क्यों कहा गया इसको, इसके बारे में पता है आपको? यहां पे 1991 में ही क्यों लाया गया, इसके पीछे और इस आईएमएफ सुधार के पीछे जो स्टोरी है वो बिल्कुल कॉमन है। देखिए 1950 से लेकर के 1991 तक भारत की सिचुएशन आर्थिक रूप से मतलब खराब होती जा रही थी, ये तो पता है आपको। इसी वजह से यहाँ पे 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए। ठीक, यहाँ पे भारत में जो उद्योग हैं वो बहुत ठीक से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जो उद्योग स्थापित हुए थे धीरे धीरे उनका पतन शुरू होने लग गया था। भारत में फूड क्राइसिस जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी थी। उसके अलावा भारत का जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है, किसी चीज को आयात करने के लिए, वो बिल्कुल समाप्त होने लगा था। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने लगा था। इसके रीजंस क्या थे? इसके रीजंस थे सरकार की नीतियां। सरकार की नीतियां, क्योंकि सारी चीजों में सरकार जो है वो अपना हस्तक्षेप रखती थी और कंट्रोल करने की खूब कोशिश करती थी। इसी वजह से यहां पे बिजनेसेस या इंडस्ट्री बहुत ग्रो नहीं कर पाते थे। इस समय पे क्या हुआ, भारत के पास इनके जो आयात के लिए जो आपके विदेशी मुद्रा भंडार है वो समाप्त होने लगे थे। इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज का सॉल्यूशन लेने के लिए भारत सबसे पहले गया था वर्ल्ड बैंक के पास में।
वर्ल्ड बैंक नाम की एक संस्था है, करंट अफेयर में इसके बारे में सुनते रहते होंगे कभी आप, ठीक है, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। इनके पास जब हम गए लोन के लिए तो इन्होंने हमको क्या ऑफर किया कि आप अपने देश का गोल्ड गिरवी रख दीजिए, आप अपने देश का गोल्ड गिरवी रखिए, उसके बाद हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, ये शर्त रखी थी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक, अब कोई भी देश, उसके सम्मान का या आत्मसम्मान का सवाल हो जाता है, क्योंकि उसको कोई चीज अगर गिरवी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो भारत में जितने भी अर्थशास्त्री थे या भारत के जो लोग थे, उन्होंने इस ऑफर का विरोध किया और सरकार ने यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो प्रपोजल था इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लोन लेके कोई कितना देर तक सरवाइव कर पाएगा, जब तक वहां पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होंगे या फिर आधारभूत बदलाव नहीं होंगे, तब तक आप कितना भी लोन लेते रहिए, पाकिस्तान जैसी सिचुएशन हो जाएगी, लोन पर लोन मिलता रहेगा, पर जब तक वहां की अर्थव्यवस्था सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तब तक उस लोन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो पैसा है वो एक दिन फिर समाप्त हो जाएगा, फिर लोन लेने की नौबत आ जाएगी और उस लोन को चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ जाएगा। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उस समय जो भारत के अर्थशास्त्री थे, ठीक है, भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। ठीक, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और नरसिम्हा राव थे, इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड बैंक के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया और आईएमएफ के पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए। ये भी देशों को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, पर ये किसी चीज को गिरवी रखने का सजेशन नहीं देता है। इन्होंने क्या कहा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को अध्ययन किया, उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी, जो भी पॉलिसीज थी उनका अध्ययन किया और ये बताया कि आपके देश में आधारभूत कमियां हैं, मतलब आपकी इकोनॉमी में ही आधारभूत कमियां हैं। आप कहीं से भी लोन लीजिए, बार बार वही सिचुएशन सामने आएगी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप टेम्परेरी रूप से दवाई लेंगे, कुछ टाइम के लिए ठीक होगा, फिर से वो प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। इसको लॉन्ग टर्म का इसका सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। ये जो सजेशन था ये आईएमएफ के द्वारा दिया गया और इन्होंने ही हमको सजेस्ट किया कि आपको अपने देश के जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसमें आधारभूत बदलाव करने पड़ेंगे, आधारभूत बदलाव करने पड़ेंगे। और वही जो आधारभूत बदलाव थे, इन्हीं को कहा गया एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। अब ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसमें यह कहा गया आप अपनी पॉलिसीज को उदार बनाइए। उदार कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर काम करना चाहती है, अब जिस भी स्केल पर काम करना चाहती है, उनको अपने 100% पोटेंशियल पर काम करने दीजिए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, इसमें यह कहा गया कि हर एक मामले में सरकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। सरकार का हस्तक्षेप हर एक मामले में या बिजनेस में कम होना चाहिए या फिर कम से कम होना चाहिए या फिर नहीं के बराबर होना चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप कम हो, इस चीज को, ये सेकंड सजेशन था। और तीसरा था वैश्वीकरण। अगर कोई भी देश ये चाहता है कि वो हर एक मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कृषि से लेकर के बड़े बड़े उद्योग और एनर्जी सेक्टर हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए या आत्मनिर्भर हो जाए, तो ऐसे रिसोर्सेज हर देश के पास में उपलब्ध नहीं है। किसी देश के पास कृषि में ज्यादा पोटेंशियल है, किसी देश के पास एनर्जी में ज्यादा पोटेंशियल है, किसी देश के पास आपके समुद्री संसाधनों में ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। तो हर एक चीज में कोई भी एक देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या कहा गया कि अगर आपको आत्मनिर्भर होना है तो अभी आपको भी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ में, विश्व की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों सजेशन दिए हमको आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। उन्होंने हमें एक शर्त पे लोन दिया कि अगर आप अपने देश में उदारीकरण अपनाएंगे, मतलब 100% जो है वो लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना पोटेंशियल यूज करने का मौका देंगे। अगर आप अपने देश में प्राइवेटाइजेशन अपनाएंगे, मतलब प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो भी काम कर सके। ऐसा नहीं है कि हर एक इंडस्ट्री केवल सरकार के द्वारा ही संचालित की जाएगी, लोग प्राइवेट रूप से अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर सकें। और तीसरी चीज, अगर आप ग्लोबलाइजेशन अपनाएंगे, मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को बाकी देश के लिए भी ओपन कर देंगे और अपनी चीजों को भारत से बाहर भी निर्यात करेंगे। ये जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। अगर आप अपने देश में ये तीनों सुधार अपनाने को तैयार हैं तो हम आपको, मतलब आईएमएफ आपको लोन दे देगा। भारत ने, मतलब उस समय जो अर्थशास्त्री थे आपके
डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इस ऑफर को ठीक समझा और इस चीज को एक्सेप्ट किया। उसी के बाद में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए गए। भारत को कुछ लोन मिल गया, उस लोन से हमने अपने जो पुराने पेंडिंग चीजें थी उनको चुकाया और आगे के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वहां पर किए गए। ठीक है, इस तरीके से नवीन आर्थिक सुधार कहने का मतलब है ओल्ड जो पॉलिसीज थी उनको चेंज करके हमने न्यू पॉलिसी अपनाया। आईएमएफ सुधार का मतलब है कि आईएमएफ के सजेशन से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए। और राव मनमोहन सुधार कहने का मतलब है यहां पे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो सुधार अपनाया गया, इसी को हम क्या कह रहे हैं, राव मनमोहन सुधार। ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म्स को इन तीनों नामों से ही जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में चाहें तो कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको नोट कीजिएगा। कहां तक नोट कर चुके थे? इसे राव मनमोहन सुधार भी कहा जाता है। यहां तक हो गया था? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है उदारीकरण का अर्थ है, उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का अर्थ है उद्योगों को नियंत्रण में ढील देना। उदारीकरण का अर्थ है उद्योगों को नियंत्रण में ढील देना, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। सेकंड है निजीकरण, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण का अर्थ है, निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र को स्वामित्व और नियंत्रण की छूट दी जाए। निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र को स्वामित्व और नियंत्रण, अपने बिजनेस के मालिक हो सकें और अपने बिजनेस पे पूरा कंट्रोल रख सकें, स्वामित्व और नियंत्रण का अधिकार मिल सके। तीसरा है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देश के बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है। विभिन्न देशों के बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है तथा विश्व की अर्थव्यवस्था एकीकृत हो जाती है। विश्व की अर्थव्यवस्था एकीकृत हो जाती है। एकीकृत या इंटीग्रेट हो जाती है, मतलब सिंगल मार्केट के तौर पे काम करती है। विश्व की अर्थव्यवस्था एकीकृत हो जाती है। ठीक, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? हमारे
प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम जो देखते हैं जो कि भारत के ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं थे, धीरे धीरे विश्व के बाकी देशों में जो चीज़ें यूज होती जा रही थी उनको भी भारत ने अडॉप्ट करना शुरू किया। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि बाजार में उन सभी की अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो गई थी, बाजार में उन सभी को शामिल कर लिया गया था, जैसे कि आपके पिज़्ज़ा बर्गर हो गए, इसके अलावा जो चाइनीज़ फूड है, फास्ट फूड है, इसके अलावा जो कपड़ों की बात की हमने, जीन्स हो गए, टी शर्ट हो गए, जो वेस्टर्न वियर्स हो गए, ये सभी किसका हिस्सा थे? आपके ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा थे। ठीक है, विश्व में जो चीज़ें अवेलेबल थी वो भारत के मार्केट में भी इंटर की और भारत में धीरे धीरे लोग उसको पसंद करते गए, उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा। राव मनमोहन के बारे में तो पता चल गया। राव कौन थे उस समय के? पीएम थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक, एक प्रश्न है, एक सीधा स्टेटमेंट पूछा गया है, इसको आप इसी में ही एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी में नोट कर लीजिएगा। उन्नीस के ये स्टेटमेंट एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी के लिए, इसीलिए इसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा। 1991 के 1991 के आर्थिक सुधार का एक प्रमुख कारण था, 1991 के आर्थिक सुधार का एक प्रमुख कारण था बाह्य ऋण का बढ़ता हुआ स्तर। बाह्य ऋण का बढ़ता हुआ स्तर, बाह्य ऋण, एक्सटर्नल डेप्ट, बाह्य ऋण का बढ़ता हुआ स्तर, बाह्य ऋण का बढ़ता हुआ स्तर। इंडियन गवर्नमेंट बाकी बहुत सारे देशों से ऋण ले चुकी थी, इसी को कहा जा रहा है बाह्य ऋण का बढ़ता हुआ स्तर। ठीक है, ये चीज एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन था भारत, मतलब 1991 के जो रिफॉर्म्स थे उसका रीजन क्या था, तो वहां पे एक ऑप्शन था आपका बाह्य ऋण का बढ़ता हुआ स्तर, ये जो है करेक्ट आंसर था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग उसी में ही 1991 के जो रिफॉर्म्स थे एलपीजी रिफॉर्म, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1991 के बाद, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1991 के बाद में, 1991 के बाद अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए, 1991 के बाद अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए कुछ आयोग या संस्थाओं का विकास हुआ, कुछ आयोग या संस्थाओं का विकास हुआ। ठीक है, इनके ईयर और इनके काम बस एक लाइन में नोट करते चलेंगे जहां जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को नियंत्रित करने के लिए किसका विकास हुआ, इसके बारे में है। सबसे पहला है कैपिटल मार्केट, इसी में डैश करके लिखिएगा। 1988 कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार, डैश 1988 और इसी में स्लैश करके 1992, 1992। इसका मतलब यह है पूंजी बाजार को नियंत्रित करने के लिए 1988 में एक संस्था की स्थापना की गई, 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। ठीक है, पूंजी बाजार 1992। इसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था का स्थापना किया गया, इसका नाम है आपका सेबी, SEBI। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पूंजी बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का नाम क्या था? सेबी। एक संस्था का नाम क्या है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई।
कब स्थापित किया गया था? 1988 में। संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में। किसको कंट्रोल करता है? पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट को। पूंजी बाजार क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। और इसी में ही करंट अफेयर का भी एक फैक्ट है, इसको यहीं पे नोट कर लीजिएगा। पर करंट अफेयर जब भी हम पढ़ेंगे इसको अपडेट करके नोट करेंगे, ठीक। सेबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, इसी को ही डैश करके यहीं पे नोट कर लीजिएगा। इनका नाम है माधवी पुरी बुच। ये लेटेस्ट डेटा है, करंट में यही जो है वो सेबी की चेयरमैन है, माधवी पुरी बुच, चेयरमैन, सेबी की चेयरमैन, ठीक। संस्थाओं में सबसे पहला संस्था था सेबी। सेबी जो है 1988 में स्थापित किया गया, 92 में संवैधानिक दर्जा मिला, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है उसका नाम क्या है? माधवी पुरी बुच। सेकंड संस्था का नाम नोट कर लीजिएगा। सेकंड है, पहला था कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, सेकंड है दूरसंचार या टेलीकॉम सेक्टर के लिए। इसके रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है? जो टेलीकॉम या नेटवर्क को रेगुलेट करते हैं, ट्राई का नाम सुने हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी, ठीक है। इसमें नोट कीजिएगा दूरसंचार डैश करके 1997 1997 दूरसंचार या टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए 1997 में एक संस्था का गठन किया गया। इसका नाम है ट्राई, TRAI। हाँ, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी, रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना। फैन में रेगुलेटर होता है, गैस सिलेंडर में सिलेंडर पे रेगुलेटर होता है, ठीक है। किस चीज के लिए होता है? नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे भी दूरसंचार या टेलीकॉम सेक्टर से मामलों को नियंत्रित करने के लिए संस्था बनी थी। इसका नाम क्या था? TRAI, ट्राई, या फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। डैश करके वहीं पे क्या लिखेंगे? नई दिल्ली। ट्राई कहां पे है? नई दिल्ली। और डैश करके इसके वर्तमान अध्यक्ष या चेयरमैन, इसके वर्तमान चेयरमैन है VD वाघेला। VD वाघेला, घड़ी का घ वाला है, वाघेला, VD वाघेला, ठीक। ये भी अभी करंट चेयरमैन है। इन फ्यूचर कभी आप पढ़ते रहेंगे तो वापस करंट अफेयर में अगर कोई चेंज होता है तो इसको अपडेट कर लेंगे अपने नोट्स में। वर्तमान में लेटेस्ट डेटा है इसके अकॉर्डिंग VD वाघेला जो है वो ट्राई के चेयरमैन है, ठीक। ये था सेकंड आपका इंस्टीट्यूशन। इसके बाद में तीसरा बीमा क्षेत्र, बीमा इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, ठीक। डैश करके 1999 इंश्योरेंस से रिलेटेड पूरा जो मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए 1999 में एक संस्था का गठन किया गया था। कौन रेगुलेट करता है बीमा क्षेत्र को? IRDA,
IRDAI, IRDAI इसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ये जो रेगुलेटर लिखा है इसी को रेगुलेटरी करेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिख पा रहे हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। IRDA इसका गठन कब किया गया? 1999 में। डैश करके लिख लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हैदराबाद। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और डैश करके इसके वर्तमान प्रमुख या अध्यक्ष IRDA के वर्तमान अध्यक्ष हैं देबाशीष पांडा। देव नहीं है, बंगाली नाम है, देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा। ठीक, इतना नोट हो गया। चलिए, सबसे पहली संस्था कौन सी थी? सेबी। किसको रेगुलेट करता है? पूंजी बाजार, या फिर इसको हम जब पढ़ेंगे तब याद रखिएगा, इसको शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शेयर बाजार को रेगुलेट करने का काम किसका है? सेबी का। किस वर्ष इसको गठित किया गया था? 1988 में। संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। इसका हेड ऑफिस कहां पे है? मुंबई में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। उसके बाद में सेकंड नाम कौन सा पढ़ा था हमने? सेकंड संस्था कौन सा था? दूरसंचार के लिए कौन सी संस्था थी? ट्राई। किस चीज के लिए था? टेलीकॉम सेक्टर के लिए। कब गठित किया गया था? 1997 को। हेड ऑफिस कहां पे है? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वाघेला। ठीक है। उसके बाद में IRDA किस चीज के लिए है? इंश्योरेंस के लिए। कब गठित किया गया था? 1999 में। कहां पर है? हैदराबाद में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देबाशीष पांडा। ठीक, ये थे कुछ प्रमुख आयोग या संस्थाओं के बारे में। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं अलग अलग समय पे, कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के समय पे भी हम उसको देखेंगे। ठीक है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा करके, मतलब टू द पॉइंट। सेबी क्या है, इसका ईयर कब है, कहां पे स्थापित है और इसके अध्यक्ष कौन है, ये बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से नोट किया था हमने। और इसमें एक अपडेट जो आपको हमेशा करना पड़ सकता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष या प्रमुख कौन है, इस पर थोड़ा सा नजर रखेंगे। जब भी एग्जाम से पहले इसको रिवाइज कर रहे होंगे तो बस एक बार इनका नाम गूगल में सर्च कर लीजिएगा। अगर कोई अपडेट होगा तो इस नाम को यहां से काट करके जो उस समय जब आप पढ़ रहे होंगे प्रेजेंट नाम को यहां पे ऐड कर लेंगे। ठीक, इतना सा काम आपको हमेशा करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, नए पेज से एक हेडिंग डाल दीजिएगा, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक, वैसे तो क्लासिफिकेशन आपको अलग अलग किताबों में बहुत सारे हिसाब से मिलेगा, पर यहां पे हम जो तीन प्रमुख आधार हैं जिसके हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है इसको देखेंगे। और
हर एक क्लासिफिकेशन के अलग अलग सब पार्ट क्या है इसको देखेंगे, तो इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला नाम नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर। पहला है स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर। क्लासिफिकेशन का पहला कैटेगरी है स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर, बेस्ड ऑन ऑनरशिप और कंट्रोल। सेकंड है वैश्विक संबंधों के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों के आधार पर। और तीसरा कैटेगरी है विकास के आधार पर, उस देश में कितनी डेवलपमेंट है इस बेस पर, विकास के आधार पर। सबसे पहला जो कैटेगरी आपने नोट किया था स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर, इसी में ही 2-3 नाम है, इसको नोट कीजिएगा। स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से सब टाइप्स हैं। सबसे पहला है उदारवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहला टाइप है उदारवादी अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और लास्ट है मिश्रित या मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, उसके बाद में जो सेकंड टाइप है, सेकंड क्लासिफिकेशन का टाइप है वैश्विक संबंधों के आधार पर। इसमें 2 नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, और सेकंड है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है विकास के आधार पर। इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी है, 4 अलग अलग नाम है, इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है निम्न आय वर्ग। सबसे पहला है निम्न आय वर्ग, लो इनकम ग्रुप, निम्न आय वर्ग, लो इनकम ग्रुप। सेकंड है निम्न मध्यम आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग। थर्ड है उच्च मध्यम आय वर्ग, और लास्ट है उच्च आय वर्ग। ठीक, अलग अलग देशों में वहां की जो जनता है, पॉपुलेशन है, उनको उनकी इनकम किस तरीके से है उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है कि कोई व्यक्ति एक वर्ष में कितने डॉलर कमाता है, इसी को ध्यान में रख करके ये कैटेगरी बांटे गए हैं। ठीक है, इसी के बेस पर ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि कोई देश जो है वो कितना डेवलप्ड है या कितना अंडर डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे उदारवादी के बारे में। ठीक है, सबसे पहली जो कैटेगरी है स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर, इसी में सबसे पहला नाम है आपका उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, यहीं पे जब आप इसको नोट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, इसी को एक और नाम से जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी या पूंजीवादी। ठीक, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आपको पहले से पता है और कुछ नए पॉइंट्स हैं, इसको नोट करते चलेंगे।
उदारवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहला इसमें, इसके प्रणेता या इसके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। पूरा नाम क्या है? इनटू एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, इसमें नोट करिएगा, सबसे पहले इसके प्रणेता या जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इसे सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में अपनाया गया। इसे सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत, इस इकोनॉमी के अंतर्गत अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। ठीक, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको 2-3 पॉइंट पता चले। इसके प्रणेता कौन है? एडम स्मिथ। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की नीति अपनाई जाती है? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पर होता है? कैपिटल फॉर्मेशन पर होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस तरीके से प्रारंभ होती है। देखिए, सबसे पहले जो पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के जो देश हुआ करते थे। एक है जो कि पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करते थे। तो सबसे पहले ये पूंजीवाद क्या है इसको समझ लीजिएगा। पूरी स्टोरी शुरू होती है आपके संसाधनों के वितरण से। जिसके पास जितने ज्यादा संसाधन है, कोई देश जितना ज्यादा अमीर है, वो क्या करेगा? दूसरे देशों पर उतना ज्यादा अधिकार जमाएगा या फिर उनको ज्यादा डोमिनेट कर सकता था। ठीक है, तो ये जो साधन संपन्न देश होते थे, जहां पर सबसे ज्यादा उद्योग होते थे, उद्योगपति होते थे, जहां पर पैसे खूब होते थे, ठीक है, ये क्या करते थे? दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाने का, अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास कर रहे होते थे। ये जो पूरी मानसिकता है, पूंजीवादी मानसिकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दिया जाता है? संपत्ति पर। कोई व्यक्ति कितना संपन्न है आर्थिक रूप से, उसको समाज में सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगा, उसको समाज में सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये कहता है कि हमें संपत्ति से मतलब है, व्यक्ति से नहीं। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी कंडीशन में हो, उससे हमको मतलब नहीं है। उनको संपत्ति, उनके पास संपत्ति या धन का अर्जन होना चाहिए। अगर उनका उद्योग है, उनका एक उद्योग है, किसी व्यक्ति का, किसी पूंजीपति के पास एक उद्योग है जहां पे वर्किंग कंडीशन या वर्किंग जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, पर मान लीजिए कि एक सूती कपड़े की इंडस्ट्री है, सूती कपड़े का एक कारखाना है। सूती कपड़े के कारखाने में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। ये जो सूती कपड़ा है, इसको निर्यात करके ये जो उद्योगपति है, ये बहुत पैसा कमाता है। ठीक है, इसको निर्यात करके ये बहुत पैसा कमाता है। पर वहीं दूसरी तरफ उस उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो यहाँ पे सूती कपड़ा या कोई भी ऐसे चीज जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स, जो किसी चीज के बहुत सारे पार्टिकल्स अगर वहां के एनवायरनमेंट में मिक्स होते रहते हैं, वहां के जो मजदूर हैं उनको सांस की दिक्कत होने लगती है। जैसे कि आपके सीमेंट उद्योग हो गए, जैसे कि कालीन उद्योग हो गए, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जहां पे बहुत सारे फाइन पार्टिकल जो है हम वहां की हवा में, एटमॉस्फेयर में हमेशा रहते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां के जो वर्कर हैं उनको सांसों की दिक्कत होने लगती है। तो ये जो उद्योगपति है, ये क्या चाहेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके, अपने उद्योग से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके। ये लाभ अर्जित करने के लिए क्या करेगा?
वहां पे प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो मजदूर हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, इनको बेसिक फैसिलिटी, मतलब इनको एक प्रॉपर जो सेफ्टी गियर्स मिलने चाहिए, मतलब गॉगल्स मिलने चाहिए, मास्क मिलने चाहिए, हेलमेट मिलने चाहिए, वो सब ये इनको नहीं देगा। वहां पे क्या करेगा, ये कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करेगा। उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, उस उद्योग को चलाने का एकमात्र उद्देश्य क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग या फिर लाभ कमाने का उद्योग है। ये जो मानसिकता है, ये जो इस मानसिकता से जब काम किया जाता है, इसको कहा जाता है पूंजीवादी मानसिकता। ठीक है। और ये जो है पहले प्रकार का आपका स्वामित्व के आधार पर अगर देखें तो सबसे पहले प्रकार का ये कैटेगराइजेशन है, जहां पे ये बताया गया है। एडम स्मिथ ये बताते हैं कि कोई भी देश तभी संपन्न हो सकता है जब वहां पे खूब सारे उद्योग लगे, वो उद्योग लाभ की दृष्टि से काम करें और जहां पर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाए, मतलब यहां पर सरकार किसी भी तरीके का हस्तक्षेप न रखे। हस्तक्षेप की नीति कहने का मतलब है कि ये जो उद्योग हैं, बिजनेस हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, वो सरकार के हस्तक्षेप के दायरे से बाहर रहे, हमेशा सरकार का कोई भी कंट्रोल, कोई भी नियंत्रण न रहे। इसी को कहा जा रहा है अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है। सारा का सारा जो कह सकते हैं कि पॉलिसी है, वो किस चीज पर है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, उद्योगपति ज्यादा प्रोडक्शन करवाएगा, ज्यादा सप्लाई करेगा, ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेगा। सारा का सारा चीज डिपेंड करता है मार्केट के डिमांड और सप्लाई कर। ठीक है। इस पर जो है वो सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता कि किसी चीज की सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, इस पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। ये जो टाइप है, कैटेगरी, इसको हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक। सेकंड है कालीन उद्योग, जो फर्श पे बिछाते हैं घर में। हाँ, कालीन किसको कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये कालीन नहीं है, ये तो टाइल्स है, ये टाइल्स है। कालीन किसको बोलते हैं? कारपेट। कारपेट जो बिछाते हैं घर वगैरह में। सेकंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके प्रणेता या जनक समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसके प्रणेता या जनक कार्ल मार्क्स। इसके प्रणेता या जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको सबसे पहले रूस या यूएसएसआर ने अपनाया था। इसे सबसे पहले रूस या यूएसएसआर ने अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत संसाधनों पर, इसके अंतर्गत संसाधनों पर राज्य या समाज का सामूहिक स्वामित्व होता है। इसके अंतर्गत राज्य या समाज का, संसाधनों पर राज्य या समाज का सामूहिक स्वामित्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें राज्य की शक्ति महत्वपूर्ण होती है। इसमें राज्य की शक्ति महत्वपूर्ण होती है। ठीक। तो जैसा हमने सबसे पहले कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, पूंजीवादी के बारे में,
पूंजीवाद में एक तरफ जहां पर पूंजीवादी विचारधारा का कोई व्यक्ति ये चाहता है कि पूरी की पूरी संपत्ति या ज्यादा से ज्यादा संपत्ति, ज्यादा से ज्यादा लाभ वो अर्जित कर सके, वहीं दूसरी तरफ ये जो समाजवादी विचारधारा है ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। मतलब पूंजीवादी विचारधारा के बिल्कुल अपोजिट है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी विचारधारा। इसके प्रणेता कौन है? कार्ल मार्क्स। ये कहाँ से संबंधित है, किस देश के हैं ये? जर्मनी के। ठीक है, इनकी जो विचारधारा है इसको कहा जाता है मार्क्सिस्ट विचारधारा। ठीक, ये जो समाजवादी विचारधारा है इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि समाज में जो भी संसाधन है, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, चाहे नेचुरल रिसोर्स के रूप में हो, ठीक है, वन हो गए, नदियां, झील, झरने जो भी हैं, चाहे किसी भी प्रकार की संपत्ति है, ठीक है, फिजिकल संपत्ति है या फिर नेचुरल किसी भी प्रकार की संपत्ति है, उन पे समाज के सभी व्यक्तियों का बराबर अधिकार है। समाज के सभी व्यक्ति, चाहे वो वर्तमान में किसी भी स्टेटस पे है, चाहे अमीर है या गरीब है, समाज के सभी व्यक्तियों का उस समाज की संपत्ति पर, वहां की जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वहां की संपत्ति पर इक्वली वहां पे सभी का बराबर अधिकार है। ये चीज कौन बताता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब ये जो इक्वलिटी है वो कैसे लेकर के आएंगे? भाई ऐसा तो नहीं है कि समाज के सभी व्यक्ति इतने समझदार हैं कि वो हर चीज का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन आपस में कर लेंगे। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका राज्य का। राज्य की अवधारणा आती है, मतलब समाज के सभी व्यक्ति अपने लिए एक सरकार का गठन करेंगे। राज्य या सरकार, ये जो सरकार है वो क्या करेगी? वो इंश्योर करेगी कि जो भी संसाधन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन समाज में इक्वल रूप से हो सके। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? रूस। रूस क्या करता था? रूस जो है वो 5 ईयर प्लान्स बनाता था, जिसको कि भारत ने बाद में अडॉप्ट किया था। पंचवर्षीय योजनाएं सबसे पहले रूस में ही बनानी शुरू की गई थी। इसमें ये किया जाता था कि सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी तक उस देश की, मतलब रूस की वर्तमान स्थिति क्या है, रूस की वर्तमान स्थिति क्या है, डेवलपमेंट के किस फेज पर पहुंचे हैं। उसके बाद ये देखा गया कि अब सोसाइटी के जो लोग हैं, जो समाज है, उनको और किस चीज़ की ज़रूरत है। उनको स्कूल चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, या इस तरीके की जो भी सुविधाएं हैं उनको और किन किन चीज़ों की नीड है। फिर ये देखेगा कि उसके लिए कितना फाइनेंशियल उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इसके हिसाब से वो क्या करेगा? वहां पर लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा और उसके बाद में वो उन टैक्स के पैसों को क्या करेगा? रीयूज करेगा वहां के लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। इस तरीके से ये जो रूस है ये सबसे पहले माना जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश था, जहां पे वो 5 ईयर प्लान्स के थ्रू क्या करता था? समाज के सभी लोगों को वो फैसिलिटी देने की कोशिश करता था जो कि किसी अमीर आदमी को प्राप्त है। ठीक है, ये क्या करता था? 5 ईयर प्लान्स के थ्रू समाज में सभी रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करने की, ये लागू करने की कोशिश करता था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे अभी भी, मतलब कोई भी देश आज के समय में न तो पूरी तरीके से पूंजीवादी बचा है, न तो पूरी तरीके से समाजवादी बचा है। ठीक है, अब सारे के सारे देश किस तरीके की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, कोई भी देश ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर है। कुछ चीजों में सेल्फ सफिशिएंट है, कुछ चीजों में निर्भर भी हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आज के समय में सारे के सारे देश, लगभग सभी के सभी देश मिश्रित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें सबसे पहले नोट कीजिएगा, इसकी शुरुआत वैश्विक मंदी के समय, इसकी शुरुआत वैश्विक मंदी के समय 1929 में हुई। इसकी शुरुआत वैश्विक मंदी के समय 1929 में हुई। इसके प्रणेता या जनक
मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स। मिनार्ड या कहीं पे आपको मेनार्ड मिल सकता है। जॉन मेनार्ड कीन्स, इसके जनक जॉन मेनार्ड कीन्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में विश्व के ज्यादातर देश, वर्तमान में विश्व के ज्यादातर या अधिकतर देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। वर्तमान में विश्व के अधिकतर देश मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पे जो पूंजीवादी विचार था और आपका समाजवादी विचार था, इन दोनों में जो भी पॉजिटिव चीजें थी, जो भी अच्छी चीजें थी, इनको हमने एक नए बॉक्स में डाला और जो भी खराब चीजें थी उनको रिजेक्ट कर दिया। ये जो पॉजिटिव चीजों का जो बॉक्स था, इसी को हम क्या कह रहे हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या क्या चीजें अच्छी हैं? मतलब अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इस चीज में क्या क्या अच्छी बातें हैं? कोई भी देश अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पे उद्यमिता एक पॉजिटिव चीज है। कोई भी व्यक्ति जॉब खोजने की तलाश नहीं करेगा, वो क्या करेगा? एक उद्योग लगाने की कोशिश करेगा और वो क्या करेगा? वहां पे बहुत सारे लोगों को रोजगार देगा। ठीक, यहां पे कैपिटल या पूंजी का फॉर्मेशन होता रहेगा। कोई भी देश जहां पे बड़े बड़े उद्योग हैं, वहां पे धन की अधिकता होती है हमेशा। वो धन क्या करेगा? वो नए उद्योग लगाने में या फिर विदेशों में इन्वेस्ट करने के लिए उपयोग करेगा। तीसरी चीज, यहां पे क्योंकि इतने सारे उद्योग लगे हैं, यहां पे कभी भी जॉब की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे जो लोग हैं इनको खूब सारा जॉब मिलता रहेगा। इसके अलावा यहां पे डिमांड एंड सप्लाई हमेशा बैलेंस में रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लोगों के पास जॉब है, जिनके पास जॉब है उनको सैलरी मिलती रहेगी, पैसा मिलता रहेगा, और वो ऐसी चीजों की डिमांड करते रहेंगे जो कि उनके डेली लाइफ में यूज होती हैं। क्योंकि उन चीजों की डिमांड है। मान लो जॉब में कोई व्यक्ति है, इसको हमेशा कपड़ों की डिमांड है, इसको हमेशा मान लो आज के टाइम पे मोबाइल की डिमांड है, नए मोबाइल चाहिए। ठीक, इसके अलावा इनको मान लो बाइक की डिमांड है। ये जो सारी चीजें हैं, किसी देश में जॉब क्रिएट होने की वजह से इन चीजों की डिमांड है, और इन चीजों की अगर डिमांड है तो कोई कंपनी होगी जो उसको क्या करेगी? सप्लाई भी करेगी, कपड़ों की सप्लाई करेगी, मोबाइल की, बाइक की सप्लाई करेगी। ठीक, और उन चीजों को सप्लाई करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? फिर से नए उद्योग लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से ये जो पूरा एक साइकिल है, अब यहां से फिर से उद्यमिता, फिर से कैपिटल फॉर्मेशन, फिर से नए जॉब जनरेट होंगे, नए उद्योग लगेंगे, मतलब फिर से नए जॉब जनरेट होंगे, फिर से नए लोग आएंगे वहां पे काम करने के लिए, वो भी डिमांड और सप्लाई का इस पूरे चेन में शामिल हो जाएंगे। इस तरीके से कोई भी देश जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल होता है तो वहां पे सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो कभी भी लोन के गिरफ्त में नहीं आता। ऐसा सिचुएशन नहीं आता कि उसको विदेशों से लोन लेना पड़े और उस लोन को चुका नहीं पा रहा है वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो वो देश क्या कहलाता है? हमेशा सेल्फ सफिशिएंट। वो देश ज्यादा करके आत्मनिर्भर रहेगा। ठीक, उसी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या अच्छी चीजें हैं? यहां पे समाज का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार जो है वो फैसिलिटी पहुंचाना चाहता है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि फिजिकली बहुत कैपेबल नहीं है जॉब करने के लिए, उसको यहां पे क्या करेंगे? मार्केट से बाहर कर देंगे। ठीक है, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। कैपिटलिस्ट या जो उद्योगपति है, उसको क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो चुका है, उसके हाथ पांव सही सलामत नहीं है, उसको तो ये मतलब है कि कोई फिट एंड फाइन व्यक्ति आए जो वहां जॉब कर सके, अपनी सैलरी ले और ठीक है वहां से टाटा बाय बाय करके चला जाए। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज का अंतिम व्यक्ति, चाहे वो कितना भी कमजोर है, वो व्यक्ति, उनको बेसिक फैसिलिटी यहां पे मिलनी चाहिए। सामाजिक अर्थव्यवस्था में संसाधन जो है वो कोशिश की जाती है कि सभी को बराबर बांटे जाए। हालांकि ये एक आदर्शवादी विचार है, पर
सरकार की कोशिश क्या होती है कि सभी को कम से कम कुछ ना कुछ संसाधन मिल सके। जैसे कि एक समय पे ज़्यादातर घरों में एलपीजी यूज़ नहीं हो पाता था, या फिर बहुत सारे घर ऐसे थे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे कंडे यूज़ होते थे। उन सभी को एलपीजी दिलाने का काम किसने किया? यहाँ पे सरकार ने। ठीक है, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती तो कोई उद्योगपति ये काम करता क्या? नहीं करता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सरकार है जिसको कि आम व्यक्तियों को उनको लेकर के चलना उनकी मजबूरी है। इसीलिए यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो कुछ मामलों में बेहतर है। अब इनकी जो अच्छी चीजें हैं इनको अगर हम मिला दें तो हमारा जो नया इकोनॉमी क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब सरकार किसी पूंजीपति पर रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेगा, कंट्रोल नहीं रखेगा। कोई भी पूंजीपति अपने तरीके से अपना बिजनेस रन कर सकता है, लाभ कमा सकता है। साथ ही उस अर्थव्यवस्था में सरकार भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। मतलब सरकार क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति जो कि इनके द्वारा फैसिलिटी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनको सरकार अपनी तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, संसाधन प्रोवाइड करेगा। यह है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आप मुझे एक एक करके तीनों के प्रणेता के बारे में बताते चलेंगे। सबसे पहले कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रणेता कौन है? एडम स्मिथ। दूसरा था आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, कार्ल मार्क्स। तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक, इन तीनों का नाम याद रखेंगे एज इट इज पूछा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक, चलिए थोड़ा सा करंट अफेयर नोट करते हैं। बाकी कैटेगरी के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें से।